उपस्थित हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये समारोह आयोजित हो रहे हैं। भारत माता की इस महान सपूत प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को हम सभी लोग न केवल उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रेरणा और प्रकाश से हम एक नई दिशा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से आपका, आपके परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों को एक नई दिशा देने वाले प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को उनकी पावन जन्म जयंती समारोह के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी के पहले वज़ीर आला गोविंद वल्लभ पंत जी के यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आगे बढ़ते कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जल्द ही जम्मू पार्टी कारकुनों से खिताब करने जा रहे हैं। पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई है। कल राहुल गांधी ने पहले ही माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन किए। राहुल गांधी आज दोपहर दिल्ली वापस जाने से पहले पार्टी के आला रहनुमाओं के साथ बातचीत भी करेंगे। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आज राहुल गांधी पार्टी के लीडरान के साथ, अहम रहनुमाओं के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनके साथ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी एक रैली को एड्रेस करने जा रहे हैं हम, इसी रैली में है और देखिए जोश जो है वलवला है वो देखने को मिलता है। जो पार्टी वर्करों में है लगातार सुबह से ही, क्योंकि अभी उनको तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे आना है और 11:30 के बाद आना, लेकिन बहुत ही बड़ी तादाद में जो कांग्रेस वर्कर और जो उनके लीडरान है यहाँ पे जम्मू कांग्रेस के, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और उन्हें भारी उत्साह है। कई लोग तो सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे आए थे और लगातार ये लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कश्मीर वैली में जब हम पिछले महीने गए थे तो वहाँ पे भी उन्हें कांग्रेस वर्करों से इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन अब दोबारा आज आए हैं और कल जिस तरह से उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और भारी उत्साह और बाकी भारी जोश वहाँ पे देखने को मिला था कांग्रेस वर्करों में। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग 2024 में आने वाले प्रधानमंत्री वही है, तो एक मैसेज वो देना चाहते हैं यहाँ के कांग्रेस वर्कर। अब राहुल गांधी को आगे प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और आगे जो 2024 में जो पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है वो चाहते हैं कि चेहरा जो है राहुल गांधी, ये जो जोश है, ये जो वलवला है, ये हमने कल से ही देखा है। और मैं आपको बता दूं जब वो वैष्णो देवी माता गए थे कल, तो उन्होंने वहां से भी एक संदेश दिया था और बीजेपी जिस तरह से एक कोशिश करती है प्रेशर करने की राहुल गांधी को या कांग्रेस को कि वो उसको एक मैसेज देना चाहती है कि वो अपीजमेंट करते हैं, तो उसको तोड़ करने के लिए ये एक संदेश उन्होंने कल दिया, जिस तरह वो वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए थे। तो आज जो वो यहाँ पे एड्रेस करेंगे तो जाहिर तौर पर उनका वो यहाँ पे अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जम्मू में भी बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के, खासकर वो ये समझते हैं कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है जो बिल्कुल समीर, काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है रैली में और जो कांग्रेस कारकुनान खास तौर से उनमें काफी जोश खरोश राहुल गांधी के दौरे से। बेहद शुक्रिया समीर आपका। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। ये त्योहार हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर हमारी तमाम परेशानियों और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। कोरोना के खिलाफ देश इस वक्त सदी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और हमें एकजुट होकर इसे हराना है। कोरोना के चलते इस बार पंडालों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं है, ताकि किसी भी तरह की भीड़ से बचा जा सके, और इसीलिए हम आप सबके लिए ये शानदार गणेश पूजन कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि
पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट सभी टीवी चैनल्स पर होगा, ताकि आप सभी टीवी के माध्यम से अपने परिवार के साथ अपने अपने घरों से पूजन के इस कार्यक्रम में जुड़कर भगवान श्री गणेश जी की वंदना कर सकें। शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे से भगवान गणेश जी के इस भव्य पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ मैं भी शामिल रहूँगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस भव्य समारोह को एक साथ मनाने के लिए अपने पूरे परिवार, खासकर अपने बच्चों को साथ जरूर रखें। मुझे बेहद खुशी है कि मशहूर गायक और संगीतकार श्री शंकर महादेवन जी और श्री सुरेश वाडेकर जी भी आज रात हमारे साथ गणेश जी की पूजा आरती करने के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार दिल्ली के हम सभी 2 करोड़ लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से मैं सभी देशवासियों को भी भगवान गणेश जी के इस पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर भगवान गणपति की वंदना करेंगे तो चमत्कार होगा, सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। विघ्नहर्ता हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और हमारे सभी कष्टों को हर लें। गणेश त्यौहार के मौके पर अरविंद केजरीवाल मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं। हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। बीएसपी ने इस बार किसी बाहुबली या माफिया को टिकट न देने का ऐलान किया है। मुख्तार अंसारी को पार्टी ने किनारे कर दिया है। माओ असेंबली सीट से मुख्तार अंसारी की जगह अब बीएसपी के रियासी सदर भीम राजभर उम्मीदवार होंगे। तो आपको बता दें कि बीएसपी ने अब ये वाजे कर दिया है कि किसी बाहुबली को या किसी ऐसे पॉलिटिशियन को जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इंतखाबात की तैयारियां जो है तमाम तर पार्टियों ने ही शुरू कर दी है। वहीं मायावती ने ये साफ कर दिया अपने ट्वीट्स के जरिए कि किसी बाहुबली को टिकट नहीं दी जाएगी और इसी बीच मुख्तार अंसारी को भी टिकट नहीं देने का ऐलान कर दिया गया है। मऊ असेंबली सीट से मुख्तार अंसारी की जगह अब बीएसपी के रियासी सदर भीम राजभर उम्मीदवार होंगे। – 2022 में यूपी के असेंबली चुनाव होने और इस सिलसिले में यूपी की तमाम तर सियासी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी हो। बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, सपा हो या फिर एआईएमआईएम की भी जो तैयारियां हम देखने को मिल रही है पिछले 3 दिनों से, वैसी लखनऊ यूपी के दौरे पर है। और वहीं हम देख रहे हैं कि मायावती ट्वीट करती है और उन ट्वीट में वो कहती हैं कि किसी बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या वजह इसकी समझी जाए कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देने का ऐलान हो चुका है? देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है और आपका सवाल भी बहुत अहम है। इसकी जो वजह है तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि कम से कम बीएसपी ने किसी कदर, हतमी तौर पर तो नहीं, ये पेशरफ्त जरूर की है, माजी में भी और हाल में भी। और देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी का ताल्लुक है तो जाहिर है कि मऊ से उनको शिकस्त देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन बीएसपी ने जो इशारे दिए हैं वो अपने आप में बहुत अहम है और बाकायदा तौर पर कहा गया है कि अब मऊ से मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि बीएसपी स्टेट प्रेसिडेंट भीमराज जो है वो इलेक्शन में उतरेंगे। तो देखिए, ये 2-1 दिन पहले जो आपने अपने नाज़रीन को दिखाया, बताया कि जिस अंदाज से ये हो रहा था कि अंसारी बिरादरान समाजवादी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशरफ्त कर रहे हैं और कुछ उनके कुर्बत इख्तियार कर रहे हैं, तो उसी के पेश नज़र ये खबरें गर्दिश करने लगी थी कि अनकरीब ही कोई ना कोई कार्रवाई मुख्तार अंसारी के ताल्लुक से की जाएगी बीएसपी में। तो वही नतीजा हमने देखा और बिलाखिर ये ऐलान कर दिया गया मायावती जानिब से। और देखिए, जहाँ तक मायावती का ताल्लुक है, बीएसपी का ताल्लुक है, तो राजा भैया को भी आपने देखा होगा कि राजा भैया को भी उन्होंने जाहिर पार्टी मतलब जेल भिजवाया था और फिर बाद में वो समाजवादी में जब उनकी शमूलियत हुई तो वो वजीर बने थे। तो देखिए, कहीं न कहीं हम देखते हैं तमाम सियासी जमातें इस मामले में समझौते कम कर पाती हैं, लेकिन मायावती का यहाँ ताल्लुक है वो दूसरी जमातों से मुख्तलिफ जरूर नजर आती हैं। कहीं ना कहीं इस बात में वो सख्त हैं
और उनका जो रवैया रहता है वो यही रहता है कि कम से कम जो माफिया हैं, बाहुबली हैं या इस अंदाज के अनासिर हैं, उनको पार्टी में जगह नहीं दिया। और एक अहम बात मुनज़्ज़ा ये है कि उन्होंने अपने तमाम पार्टी जो इंचार्ज हैं, हल्के के मंडल के जो इंचार्ज हैं, उनको वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं कि जब टिकट की तकसीम हो तो ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए। हालांकि इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और ये भी लोग कहने लगे हैं कि मायावती जब टिकट की तकसीम करती हैं तो बाकायदा तौर पर एक कसीर रकम वसूल की जाती है कैंडिडेट से, तो उस वक्त ये चीज़ें फरामोश हो सकती हैं। ताहम अभी तक का जो मंजरनामा है वो यही है कि सख्त अहकाम जारी किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। कानून के जरिए कानून के राज का जो मामला है वो उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको बहाल रखा जाएगा और हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे। अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, कौन इस अंदाज का बैकग्राउंड रखने वाले लोग पार्टी में आते हैं या निकाले जाते हैं, क्योंकि अभी तक मुनज़्ज़ा इतना जरूर है कि तमाम सियासी जमातों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर बाकायदे मुकदमा चल रहे हैं और बड़े संगीन मुकदमा भी कुछ लोगों पर हैं। तो अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस बात में क्या कदम उठाती है, क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है। तारिक कमर, इससे पहले ये भी बात जो सामने आ रही थी कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने सपा ज्वाइन कर लिया और ये भी माना जा रहा था कि उनके बेटे और दीगर जो फैमिली मेंबर्स है वो भी सपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं वजह रही है इस तरह के ऐलान की? देखिए, हुआ क्या है कि जो इक़दाम बीजेपी ने किए और जिस अंदाज से परेशान किया गया बिरादरान को, अंसारी बिरादरान को, जिस अंदाज से प्रॉपर्टी जब्त की गई बहुत से माफियाओं के और साथ में इनकी भी, और जो इक़दाम मतलब सख्त कदम उठाए गए इंतजामिया की जानिब से, तो उसको लेकर जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि उनको सियासी पनाह मिले और वो फिर यही रास्ता तलाश करते हैं कि कौन सी जमात उनके लिए कारगर हो सकती है, कौन उनकी हमदर्दी में आगे आ सकता है। तो जाहिर है कि ये खबरें अपने आप में बहुत तस्दीक शुदा हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा हुआ, तो उसी को पेश नज़र ये कदम उठाया है बीएसपी ने। अब देखना यही है कि ये पेशरफ्त किस हद तक अमली तौर पर कारगर साबित होती है या सिर्फ ये मुख्तार अंसारी तक रहती है या दूसरे जो ऐसे अनासर हैं उन तक भी कार्रवाई के जो सिलसिला ये पहुंचता है। तो अब इस पर नजर रखे हुए हैं मुनज़्ज़र, जैसे भी हालात बनते हैं हम आपको अपने नाज़रीन को वाज़ेह करेंगे जरूर। बिल्कुल। तारिक कमर, ये बता दें कि आने वाले चुनाव में बीएसपी के पास माइनॉरिटी के लिए या फिर अगर हम बात करें खास तौर से मुस्लिम तबके का कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे आगे मायावती कर सकती हैं? ये बहुत अहम सवाल आपने किया है ये मुनज़्ज़र। बाकायदा तौर पर अगर आप इसका संजीदा तजज़िया कीजिए तो एक बड़ा चेहरा थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, बीएसपी छोड़ चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि एक दो नाम जरूर ऐसे हैं, चाहे वो सलाहुद्दीन मुस्लिम का हो या दूसरे लोगों का हो, लेकिन वो इतने बड़े चेहरे तो नहीं है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश को मुतासिर कर सकें मुस्लिम वोट बैंक के ताल्लुक से, अखिलेशी वोट बैंक के ताल्लुक से। हाँ, इतना जरूर है कि अपने इलाके में, अपने हल्के में कारगर जरूर साबित हो सकते हैं। तो ये मरहला जो है बीएसपी के लिए, मायावती के लिए कारगर जरूर साबित होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इख्तियार तक पहुंचाने में किसी भी जमात को, पार्टी को अहम किरदार जरूर अदा करता है। तो देखना यही होगा कि अब किसको सामने लाती है, कौन उभर के सामने आता है, कौन बाकायदा तबके की नुमाइंदगी करता है। मुनज़्ज़र जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया तारिक कमर आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। 173 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से मुतसल जमीन पर कब्जे के लिए टीम पहुंची। वीसी ने दस्तखत नहीं किए, नोटिस चस्पा किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। 173 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से मुतसल जमीन पर कब्जे के लिए पहुंची टीम। वीसी ने दस्तखत नहीं किए हैं, नोटिस चस्पा किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। उसी हवाले से आज़म खान भी काफ़ी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। वहीं इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है, जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 173 एकड़ ज़मीन को सरकार ने कब्जे में ले लिया। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से मुतसल ज़मीन पर कब्जे के लिए टीम पहुंची। वीसी ने दस्तखत नहीं किए और नोटिस चस्पा किया गया है। इस मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का ये कहना कि जौहर यूनिवर्सिटी अधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ये कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो वीसी साहब ने कहा कि विषय का हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है दो गाँवों के समक्ष जो है दखलंदाजी कार्रवाई पूर्ण कर ली। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर आ रही है, जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। तारिक कमर, देखिए बहुत अहम खबर है और इस खबर के ताल्लुक से तमाम नाज़रीन हमारे पहले भी जानते रहे हैं आपके तवस्सुल से मुनज़्ज़ा के किस अंदाज से हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मुकदमों के हवाले से, और फिर आखिरकार जो खदशे जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे पेशरफ्त उसी सिलसिले में हुई है। और अब जौहर यूनिवर्सिटी से मुत्तसिला जो ज़मीन है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि आदम खान ने वो ज़मीन गलत तरीके से लोगों से लिखवाई है या गलत तरीके से कब्जा किया गया है जौहर यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट है उसकी जानिब से, तो देखिए ये हाई कोर्ट के जरिए वो एप्लीकेशन रद्द होने के बाद, मुस्तरद होने के बाद इंतजामिया को ये मौका मिल गया है कि अब वो बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई कर सकें। ताहम इतना ज़रूर है कि जैसे ही ये अदालत का हुक्मनामा जारी हुआ है, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, वैसे ही जिला इंतजामिया एक्शन में आया है और उसने पेशरफ्त की है। हालांकि हमने देखा है माजी में कि इतनी तेज रफ्तारी से तमाम कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं, लेकिन इसके पीछे जाहिर है कहीं ना कहीं जो लोग इजहार करते हैं, जो सियासी मुबसरीन मानते हैं कि इंतकामी जो जज्बे हैं वो भी कारफरमा हैं बीजेपी के और दूसरे तमाम लोगों के, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आदम खान से माजी में नाराज रहे हैं। तो देखिए ये जो पूरा सिलसिला है ये अब जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, एक ऐसे इदारे तक पहुंचा है जिससे हजारों लोगों का, हजारों तालिब इल्मों का मुस्तकबिल जो है वो वाबस्ता है। तो ये अपने आप में बहुत अहम पहलू है और इस पर बहुत संजीदा नजर रखे हुए हैं हम भी मुनज़्ज़र। लेकिन फिलवक्त की जो कार्रवाई है वो यही है कि वीसी ने बाकायदा तौर पर साइन अभी नहीं किए हैं, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की टीम सुबह से वहाँ पर मौजूद है और अभी 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पहुंची थी, जिसमें अभी कुछ पुलिस एहलकार और मौके पर 4-5 लोग और वहाँ पर मौजूद हैं। अभी देखना यह है कि अदालती हुक्मनामे के बाद किस अंदाज की कार्रवाइयाँ मजीद की जाती हैं, क्या वाकई कोई
कब्जे का सिलसिला जबरन होगा। लेकिन फिल वक्त का यही है कि बीसी ने साइन नहीं किए हैं। अब बीसी पर किस अंदाज से दबाव बनाया जाएगा, वो साइन करेंगे तभी कब्जा होगा या उनके बगैर साइन के भी अदालत के पेश नजर, हुक्मनामे के पेश नजर इस कब्जे को यकीनी बनाएगा जिला इंतजामिया और ये हुकूमत। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आज उत्तर प्रदेश के पहले वज़राला और भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की यौम पैदाइश है। इस सिलसिले में रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। लखनऊ के लोक भवन में भी एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के वज़राला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत की रियासत की तय खिदमात को याद किया। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को आज पूरा प्रदेश और पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करने के साथ ही इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रदेश के विकास को भारत की भावनाओं के अनुरूप एक नई दिशा देने का कार्य किया था, ऐसे भारत माता के महान सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी का इंतकाल हो गया। देर रात लुधियाना में मौलाना उस्मान रहमानी ने आखिरी सांस ली। मौलाना उस्मान लुधियानवी की नमाज जनाजा फील्डगंज चौक जामा मस्जिद के बाहर आज रात 8:30 बजे अदा की जाएगी। वाज़ेह हो कि मौलाना कई दिनों से बीमार थे। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के इंतकाल से उनका खानदान और मुस्लिम मुआशरा गम की लहर में डूबा हुआ है। पंजाब की काबीना के वजीर भारत भूषण आशू, एमएलए सुरेंद्र दावड़, एमएलए राकेश पांडे, मेयर बी सिंह सिंधु और दीगर लीडरान ने शाही इमाम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। करनाल में जिला सेक्रेटरीट के बाहर किसानों का एहतजाजी मुजाहिरा चौथे रोज भी जारी है। पुलिस फोर्स भी जिला सेक्रेटरीट के बाहर तैनात है। वाज़ेह हो कि कल संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरों और हरियाणा की तमाम किसान तंजीमों की एक अहम मीटिंग करनाल में है। इस मीटिंग में सख्त फैसला लिया जा सकता है, जबकि किसान रहनुमा ये भी कहते हैं कि हमने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया था। कल करनाल में होने वाली मीटिंग में हरियाणा की किसान तंजीम मुत्तहिदा किसान मोर्चा के सामने अपना नुक्ते नज़र रख सकती है कि अगर हुकूमत और इंतजामिया ने हमारी बात न सुनी तो हमें ये धरना अगले दर्जे तक ले जाना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,